सभी छात्रों को नमस्कार। सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का अध्याय तीसरा इतिहास का यह अध्याय है। ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना भाग 3 के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा कि इसके भाग 1 और 2 में हमने देखा, जैसा 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी और उसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो बक्सर के लड़ाई के बाद उनको दीवानी वहाँ की मिली, तो वहाँ उन्होंने अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए या राजस्व व्यवस्था को उन्होंने अपने अपने अलग ढंग से उन्होंने राजस्व व्यवस्था लागू की। जैसा कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रांत में उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत के उस समय के गवर्नर जनरल थे, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में उन्होंने मान्यता दी। इनको किसानों से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। जैसा दूसरी जो राजस्व प्रणाली और अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दूसरे प्रांत में शुरू की थी, जो महलवारी प्रथा, जो 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब आज के वर्तमान बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का ज़्यादातर हिस्सा वहाँ पर होल्ट मैगजीनी ने ये अंग्रेज ने व्यवस्था शुरू की कि गांव के मुखिया को किसानों से राजस्व वसूल करने का अधिकार उन्होंने दिया। जैसा तीसरी व्यवस्था दक्षिण भारत की है, जहाँ पहले स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था चलती थी ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र में, तो उस जगह पर उन्होंने, जैसा कि अंग्रेज़ों को मालूम था, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो किसान हैं वह परंपरागत तरीके से अपनी खेती करते, वह जमींदारी प्रथा अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे जगह पर यदि इन किसानों को ही हम सीधा उनसे राजस्व वसूल करेंगे तो उससे किसानों को भी फायदा होगा और राजस्व भी सीधा कंपनी को मिलेगा। तो इसलिए रैयतवारी व्यवस्था में टॉमस मुनरो ने शुरू की और ये मद्रास के गवर्नर थे। उनका उस समय का कार्यकाल है 1819 से 1826। अभी जैसा कि हमने कई जानकारी देखी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो जो क्षेत्र आए, जैसा कि उत्तर पूर्व भारत का क्षेत्र हो, मध्य भारत का क्षेत्र हो, दक्षिण भारत का हो, तो हमने हर जगह पर उनकी राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी उसके बारे में हम 3 उदाहरण देखें। अब यहाँ पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो यूरोप के लिए वो फसलें उगाना चाहते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था यहाँ से कम कीमत पर चीज़ों को खरीदकर इंग्लैंड में उसको बेचना। अब जब उनके पास पर दीवानी का अधिकार आ गया तो उसके बाद उनको और आसान हो गया। जो फसल उनके लिए आवश्यक थी, उन फसलों को उगाने के लिए किसानों को उन्होंने बाध्य किया। अब अंग्रेजों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से जो फसलों की आवश्यकता है उसको वो पैदा कर सकते हैं। मतलब उनका दीवानी का अधिकार मिलने के बाद उनने यह समझ लिया था कि यहाँ से टैक्स भी हम वसूल कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि अंग्रेज भारत से जो अलग अलग फसलें या चीज़ें खरीदते, जैसा रेशम है, मसाले के पदार्थ है, तो 1865 के पहले उनको भारत में सोना और चांदी के बदले यहाँ की चीज़ें मिलती थी। मतलब हमारे देश के चीज़ों का जो कीमत है उनके यहाँ के वस्तुओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। अब जब उनको 1865 के बाद उन्होंने सोना चांदी इन चीज़ों को लाना बंद कर दिया और जो उनको प्रांत दीवानी के रूप में मिले थे उसी पर उन्होंने राजस्व और टैक्स लगा दिया और उसी से व्यापार करना शुरू किया। तो उससे अंग्रेज़ों का अधिक फायदा हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जो किसान थे, कारीगर थे, उनकी आर्थिक दशा काफ़ी
निम्न स्तर पर जा चुकी थी। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ दूसरी जगह पर भाग रहे थे और उनको कम कीमत में अपना माल बेचना पड़ता था और सभी लोग त्रसते, जमींदार, किसान, कारीगर। तो इसके भाग 2 के अंदर हमने इसको देखा है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर दिया। अब ये नील की खेती जैसा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ सकती थी और यूरोप का क्षेत्र ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और इसलिए अफीम और नील से उनको अधिक पैसा मिलने वाला था। और लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी तरह के फसलें किसानों को उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो कि वो किसान नहीं चाहते थे और वह अपने मन मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किसानों को और जमींदारों को ज़बरदस्ती करती थी। और ऐसे कुछ इलाके हमारे देश के अंदर थे, जैसा कि बंगाल में पटसन जो ताग है, दो हम जिससे हम बोरी बनाते हैं, आपको मालूम है, बंगाल में पटसन था। असम में चाय थी। संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो मेरठ का प्रदेश है वहाँ गन्ने का उत्पादन होता था। पंजाब में आज भी गेहूँ का होता है, तो उस समय पंजाब में गेहूँ, और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, और मद्रास में यानी आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र वहाँ चावल का उत्पादन काफ़ी होता था। और अपने मन मुताबिक जो आवश्यक चीज़ है उसका उत्पादन करने के लिए भारतीय किसानों को उन्होंने मजबूर किया। अभी हम देखेंगे ये रंग का इतिहास क्या है। एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का भारत, ये आंध्र प्रदेश का कलमकारी छापा आप देख सकते हैं। ये नीले रंग, आपको इसके बारे में हम कहानी 3 और तीसरा और चौथा भाग के अंदर आपको पूरी तरह से समझाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत का है और यह मॉरिस कॉटन छापा यह है इंग्लैंड का, 19वीं सदी का इंग्लैंड का है। अभी आप देखिए ये भारत का ब्लू रंग आपको जो दिखाई दे रहा है ये काफ़ी चमकदार है और ये जो इंग्लैंड का ये बेजान कलर का है और फीका है भारत के मुकाबले। अब इसी के बारे में हम देखेंगे क्या रंग का कोई इतिहास है। जैसा कि हमने 5 और 6 जो सूती कपड़ों के छापे के 2 तस्वीरों को हमने देखा। जैसा कि बाएं तस्वीर आप ये चित्र आप 5 के अंदर आप देख सकते हैं, ये चित्र क्रमांक 5 आप एक बार फिर देखिए आराम से। और ये चित्र क्रमांक आप ये 6 को भी आप देखिए, तो ये दोनों चित्रों में आपको फर्क मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि ये आंध्र प्रदेश का है, ये कलमकारी छापा है और वो इंग्लैंड का है, तो ये कलर जो है काफ़ी आपको चमकदार दिखाई देता है। अभी आप समझ गए होंगे कि भारतीय नील की इतनी मांग इंग्लैंड के अंदर थी, तो आगे चलकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर खुद बागान खेती नील की खेती करना शुरू किया। उसके पीछे कारण ही था। तो जैसा कि बाएं तरफ आपने चित्र देखा कि तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापा आपको अभी आपने देखा। दूसरा जो चित्र है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे समान है। अभी इन दोनों भी कलर के अंदर हमने देखा दोनों ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे आमतौर पर इसका कलर नीला होने के कारण उसको नील कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह का ये नीला कलर। क्या आप जानते हैं कि रंग किस तरह पैदा किया गया? अब ये रंग कैसा बनाते थे उसका पूरा इतिहास आपको हम अभी ये भाग 3 चल रहा है, चौथे भाग के अंदर आपको पूरी तरह से हम समझाएंगे। नील के पौधों से नील, अब ये नील का पौधा होता है। अभी आज जो कलर आपके बन रहे हैं, रंगी बेरंगी कपड़े आप पहनते हैं, तो ये कपड़े आपके केमिकल के हैं और उस समय जो रंग बनाया जाता था ये ओर नामक का पौधा वहाँ यूरोप के अंदर था और भारत के अंदर नील की खेती की जाती थी। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के पौधे से इसको निकाला गया है। जैसा कि अभी अपने चित्र क्रमांक 5 और 6 को देखा। और इस बात की संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया हो। अभी वहाँ इंग्लैंड में भी जो वोड नामक पौधे से बनाया जाता था, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर था, इटली के अंदर था, जर्मनी में था, तो वो कोई कलर बेजान कलर था और ऐसा लगता है कि मॉरिस के छापे से वो भी कलर भारत में बना होगा। अब उसके बारे में हमारे पास स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं है, जो इतिहासकार है उनके पास
उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण और नील की खेती के लिए आवश्यक जो तापमान और यहाँ की मिट्टी, जलवायु, यह सब कुछ उपयुक्त था और इसलिए नील का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता था। अब भारतीय नील के ऐसी क्या विशेषताएं थी, उसकी इतनी डिमांड यूरोपीय देशों के अंदर क्यों थी और क्यों चाहते थे कि भारत के नील को ही वह अपने कपड़े रंगाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता है, जैसा कि आपका बंगाल का क्षेत्र है, जैसा बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पर उसका अधिक उत्पादन लिया जाता था। उसका पूरा डिटेल हम 4 और 5 वीडियो में भाग में हम देखेंगे। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। अभी आपको मालूम है, लोग उस समय भी यात्राएं करते थे, आज भी यात्राएं करते, जैसा कि आज रोजी रोटी के लिए करते, ज्ञान हासिल करने के लिए, तो व्यापार के लिए, तो उस समय भी ये लोग हमारे देश में आते थे, हमारे देश के भी दूसरे देशों में जाते थे। तो ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो नील है उससे ही ये लोग अपने कपड़े को रंगाते थे, तो वह भारतीय नील ही था। अभी जैसा कि आपने नील का पौधा शायद अभी नहीं देखा होगा अभी तक, आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें लाल कलर का भी फूल होते हैं और ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का बढ़िया सुंदर कलर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फूल से नहीं बनाते, ये जो पत्तियां हैं उसके क्या प्रोसेस होती है हम भाग 4 के अंदर या 5 में हम दोनों इसमें देखेंगे। अब यहाँ आप देखिए नील का पौधा, यह है भारतीय नील। आप यहाँ देखिए, ये भारतीय नील का पौधा है, आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए, ये यूरोप का ओड नाम का पौधा, हमारे देश में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नील की खेती होती थी। अभी आप यहाँ देखिए, उसका जो फूल का कलर है वो पीले कलर का है। इनके पत्तों को आप देखिए, वो उससे अलग है, लेकिन उनका वो जब नील बनाई जाती थी तो इतनी चमक उसके अंदर नहीं थी। वो बेजोन जैसा, मतलब भद्दा जैसा कलर उसका होता था और इसलिए हमारे इसकी जो नील की काफ़ी डिमांड थी। यूरोप के वोड नील पौधे के कारण भारतीय नील पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के नील की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतना ज़्यादा उत्पादन भारत में नहीं हो रहा था और ज़्यादा उत्पादन इंग्लैंड में या यूरोपीय देशों में नहीं जा रहा था। वहाँ स्थानिक स्तर पर जो उत्पादन होता था, जैसा कि उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में इन पौधे आते थे। जैसा कि हमने बार बार आपको बता रहे कि वो इतने अच्छी क्वालिटी के या इतनी चमक उनके अंदर नहीं थी और इसलिए भारतीय जो नील है वो वहाँ ना आए, ऐसा व्यापारियों को लगता था, ताकि हमारे ओड नाम के बने हुए पौधे से जो बनाई गई नील है उससे ही कपड़े को रंगाया जाए। और इसलिए उन्होंने भारतीय नील को इंग्लैंड या यूरोपीय देशों में उस पर प्रतिबंध लगाया। उस समय भारतीय नील को बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजार में पहुंच थी, मतलब ज़्यादा पहुंच नहीं थी, और भारतीय नील की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगता था। दूसरे जो खेत का भी काफ़ी नुकसान होता था, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती थी और इसलिए उसकी कीमत भी थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के कारण बढ़ जाती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले बनाने वाले ओड नामक पौधे पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता था। ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, जैसा कि हमारे यहाँ का जो नील है शीतोष्ण क्षेत्र में नहीं आता, उसके लिए जो तापमान अधिक चाहिए। इसलिए यूरोप से आसानी से ये ओड नामक पौधे से नील जो बनाई जाती थी वो आराम से मिलती थी और उसमें भी उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में इस पौधे का उगाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के ओड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि जो भारत से आने वाली नील है, जिसकी कीमत भी काफ़ी अधिक ज़्यादा है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि इस ओड नाम के पौधे का हम इस्तेमाल करें। क्योंकि भारत के नील के कपड़े को यदि रंगाया जाता था, उसकी चमक ज़्यादा थी, लोग उसी को खरीदना पसंद करते थे। और जो ओड नामक पौधे से बने हुए नील का जो कपड़े रंगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो इतनी ज़्यादा चमक नहीं थी, तो सहजता से लोग भारतीय नील के जो दिए हुए वस्त्रों को नील रंगा गया है उसी को खरीदते थे। भारतीय नील की चमक के कारण जो है उसकी बड़े पैमाने पर मांग यूरोप में थी।
कपड़े को रंगाने वाले नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि भारतीय नील चमकदार नीला रंग होता था और वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, और इसीलिए यह डिमांड ज़्यादा थी। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए सरकार को उन्होंने तैयार किया कि आप इनको ज़रा ये नील आने के लिए उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि उसके ऊपर लगा हुआ प्रतिबंध को हटाया जाए, ताकि भारतीय नील का हम अपने यहाँ के कपड़े रंगाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। जैसा कि कैरिबी द्वीप समूह सेंट डोमिंगो, ये आपका वेस्ट इंडीज़ के अंदर आता है, सेंट डोमिंगो फ्रांसीसी ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, फ्रांसिस यूरोप का देश है, और पुर्तगाली जमैका, ये वेस्ट इंडीज़ का एक द्वीप है, और ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की वह खेती करते थे और उसे नील तैयार करते थे। और उत्तरी अमेरिका के भी सभी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए, लेकिन वह भारतीय नील की बराबरी नहीं कर सकते थे। अभी आप देखिए, एक हमने आपको समझाने के लिए एक चित्र लिया है, यह है चाय की खेती का। और आपको मालूम है यह दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वहाँ पर उसका उत्पादन होता है। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाते थे, जैसा कि जैसा कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, मजदूरों की आवश्यकता होती है और बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन लिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये चाय की खेती। अब यह औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय नील की मांग, जैसा कि इंग्लैंड में 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति के लिए कारण औद्योगिक नए नए प्रकार की खोजें वहाँ हो रही थी। इसके अलावा मशीन नए नए प्रकार की बन रही थी, कच्चा रॉ मटेरियल वहाँ मिल रहा था, मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, और उत्पादन अधिक बड़े पैमाने पर मशीनों से बढ़ने के कारण उनको दूसरे देशों में व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना, ये भी एक उनका उद्देश्य था। और 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी। उसमें कपास उत्पादन जो मैनचेस्टर और लिवरपूल का जो क्षेत्र था, लंदन अपने इंग्लैंड के पास का, वहाँ उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। नील की मांग बढ़ी और उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति के कारण से बंद हो गई। अब ये नील की जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो वोड नामक पौधे से नील आती थी, उन्होंने वो किसी कारणवश उसको बंद कर दिया। और अब इंग्लैंड के अंदर नए नए प्रकार की मशीनरी आ रही थी, कम समय में काफ़ी कपड़ा बन रहा था, और उसके लिए उनको नील काफ़ी आवश्यक था, और उसके लिए उनको भारत के ऊपर डिपेंड होना ही था। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा सा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, और वो अब सभी को पता है, क्योंकि वह नील कहाँ थी, जो चमकदार, जिसके चमकदार थी, इसके अलावा काफ़ी दिखने में सुंदर थी, और भारत में वह नील थी। और एक तरह से उन्होंने ये नील उत्पादन करने के लिए यहाँ के किसानों को विवश कर दिया। और उसके बाद नील की खेती के बारे में क्या हुआ, उसको जानने के लिए आपको वीडियो नंबर 4 यानी भाग 4 और 5 को आपको देखना ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।